स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट बात की थी विटामिन्स के हवाले से, और विटामिन्स की जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमने मज़ीद इसमें आगे चलना है और विटामिन्स की आगे की क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। तो हमने विटामिन ए, सी, डी, ई और के, इन विटामिन्स के बारे में पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब हम विटामिन बी के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, विटामिन बी को मैंने सेपरेट आउट क्यों किया है? विटामिन बी को बेटा सेपरेट आउट करने की वजह ये कि विटामिन जितने भी बाकी विटामिन हैं उनकी इतनी ज़्यादा टाइप्स नहीं हैं। विटामिन बी की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, तो हमें सारी टाइप्स को क्योंकि डिस्कस करना था, इसलिए विटामिन बी को मैंने बिल्कुल अलग रखा है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? दे आर अ ग्रुप ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं ये। बाकी जो विटामिन थे उसमें से सी, विटामिन सी और विटामिन बी जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है। बाकी जो विटामिन हैं ए, डी, ई और के, ये विटामिन जो है वो फैट सोल्यूबल होते हैं और इसेंशियल होते हैं फॉर ग्रोथ एंड एपेटाइट डेवलपमेंट इन द ट्रीटमेंट। एपेटाइट जो हमारी भूख होती है उसकी ग्रोथ में और उसकी फिजिबिलिटी में ये जो विटामिन होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके बाद अगर मज़ीद बात की जाए इसकी टाइप्स की, तो कुछ टाइप्स आपसे अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा विटामिन B1, जिसे हमें थायामाइन कहते हैं, जिसका नाम थायामाइन है। और यही वो विटामिन है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ है विटामिन्स की फैमिली में। सबसे पहले जो विटामिन डिस्कवर हुआ है, सबसे पहला विटामिन वो यही है, विटामिन B1, और थायामाइन इसका नाम है। और इसको फंक नाम के एक कैज़िमिर फंक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उसी के बाद से इस पूरी फैमिली का, इस पूरी क्लास का ही नाम विटामिन पड़ गया था। तो खैर देखते हैं। अच्छा, विटामिन B1 जो है, इसके सोर्सेज की अगर बात करें तो ये किन जगहों पे, किस चीज़ों में हासिल होता है? कलेजी से, गुर्दे से, फ्रूट्स और एग यॉक। अच्छा, ये जो कलेजी गुर्दे की जो मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली जो जानवरों की कलेजी और गुर्दे वगैरह होते हैं उसमें ये विटामिन पाए जाते हैं। तो जब भी विटामिन डेफिशिएंट कोई भी पर्सन होता है तो उसको जो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं, वो डॉक्टर्स इलाज के तौर पर यही क्योर सजेस्ट करते हैं कि आप ये खाना शुरू कर दें, ये खाएं, ये करें। तो बेसिकली वो जो सजेशंस होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि आप जो है वो डाइट को अपनी मेंटेन करें। उस डाइट के जरिए विटामिन आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। तो ये उसके सोर्सेज हो गए। अगर फंक्शन की बात करें थायामाइन की, तो फंक्शन इसका क्या होता है? कोएंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में इसका बड़ा अहम किरदार होता है विटामिन B1 थायामाइन का। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब है मेटाबॉलिज्म में कि जो रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट के डिकम्पोज होने का, उसके एनर्जी प्रोडक्शन और जितने भी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हमारी बॉडी में फंक्शंस हो रहे होते हैं, उन सब में ये थायामाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यही मेटाबॉलिज्मिक रिएक्शंस जो है वो कार्बोहाइड्रेट के करवा रहा होता है। अच्छा, अब अगर बात की जाए कि अगर ये थायामाइन विटामिन B1 अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो, कम हो जाए, तो क्या होता है? तो कुछ डिजीजेस कॉज होती हैं विटामिन B1 की कमी से, जैसे कि मेंटल डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ वेट, हार्ट फेलियर और सीजर्स। अच्छा, मेंटल डिस्टर्बेंस, विटामिन B1 अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि वो इरिटेट हो जाते हैं, बात बात पे चिड़चिड़े हो जाना, या बीमारी में अक्सर जब हम बीमार होते हैं तो अक्सर वो बेशतर ऐसा होता है कि हमें वो जो चीज़ जो हमें अच्छी लग रही होती है वो भी हमें अच्छी नहीं लगती। उसकी वजूहत ये होती है क्योंकि हमारी बॉडी में ये जो विटामिन है या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनकी लैकनेस हो जाती है। इस लैकनेस की वजह से ये चीज़ें कॉज होती हैं, यानी मेंटल डिस्टर्बेंस। लॉस ऑफ वेट, यानी कि वेट की कमी हो जाती है। वेट की कमी क्यों होने लगती है? क्योंकि आपकी बॉडी का ये रिएक्शन काम नहीं करता, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्मिक रिएक्शंस होते हैं ये आपकी बॉडी में काम नहीं करते, खाने का दिल नहीं करता आपका खाने पीने का। तो जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट्स और इस तरह की चीजें होती हैं जो आपका वेट बना के रखती हैं, वो फिर डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं ताकि आपकी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसे पूरा कर सकें। तो अल्टीमेटली जब वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं तो उनके बर्न होने से यही होता है कि आपका वेट गिरने लगता है। उसके अलावा हार्ट फेलियर तक भी बहुत सीवियर केसेस में देखा गया है कि अगर कोई बॉडी विटामिन B1 डेफिशिएंट है, थायामाइन डेफिशिएंट है, तो वो बहुत सीवियर केसेस में हार्ट फेलियर तक मामला चला जाता है। लेकिन ये नॉर्मली सीवियर केसेस में होता है। एक मेडिकल साइंस की एक रिसर्च जो आजकल चल रही है, पिछले काफी टाइम से एक चीज देखने में आ रही है कि बहुत यंग एज के ऊपर भी हार्ट फेलियर्स हो रहे हैं।
बेशक मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेडिकल साइंस इस चीज़ पर रिसर्च कर रही है कि जो यंग एज के अंदर हार्ट डिजीजेस कॉज हो रही हैं या हार्ट फेलियर्स हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं। तो वो उसकी वजह जो सबसे बड़ी जो साइंटिस्ट के सामने आई है, डॉक्टर्स के सामने आई है, वो यही आई है कि उनकी बॉडी में ये थायामाइन विटामिन की कमी हुई थी, यानी कि विटामिन B1 की कमी हुई थी, जिसकी वजह से उनके अंदर हार्ट फेलियर्स हुए। यानी कि अगर इस विटामिन की डिफिशियंसी के हवाले से डिजीज की बात पहले शुमार नहीं किया जाता था कि इसकी वजह से हार्ट फेलियर्स होते हैं, लेकिन अब जो है इसको शुमार किया गया है कि यंग एज में भी आपकी बॉडी के अंदर इस विटामिन की जो मकदार है वो पूरी होनी चाहिए। सीजर्स क्या होते हैं? सीजर्स बेसिकली जैसे किसी को दौरे पड़ते हैं, लाइक फिट्स जैसे आप कहते हैं, फिट्स आ जाना, फिट्स पड़ जाना, तो वो जो दौरे होते हैं ना एकदम, जिसमें आपके बॉडी जिसे कहते हैं स्टक हो जाती है किसी सर्टेन प्लेस पर आके, पॉइंट पर आके सदमे की तौर में सदमे में चली जाती है, एकदम स्टक हो जाती है, उसको बेसिकली सीजर कहा जाता है। तो ये वो डिजीजेस हैं जो इसकी कमी की वजह से पैदा होती हैं। अच्छा, इसकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है डेली 1.1 से 1.5 मिलीग्राम पर डे आपकी बॉडी के अंदर ये विटामिन जाना चाहिए। इसकी बैलेंसिंग हो जाती है, समटाइम ऐसा होता है कि आप कभी कभार इससे ज्यादा भी विटामिन को कंज्यूम कर लेते हैं, ये वाले विटामिन को समटाइम से कम होता है, तो वो बैलेंस हो जाता है। क्योंकि ये विटामिन चूंकि वाटर सोल्यूबल होता है, तो ये हमारी बॉडी से अगर एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में चला जाता है तो एक्सक्रीट आउट हो जाता है आसानी से। इस हवाले से बात मैं पिछले लेक्चर में भी आपसे कर चुका हूँ। पहले विटामिन की टाइप के बाद अगर हम दूसरे विटामिन की बात करें तो विटामिन B2, इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से हासिल होता है? इसके जो सोर्सेज हैं हमारे पास वो मिल्क है, एग है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनसे ये विटामिन हमें हासिल होता है। इसके अगर फंक्शंस की बात की जाए तो एंजाइम सिस्टम के बहुत ज्यादा इसका अहम रोल होता है इस वाले विटामिन का। एंजाइम बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर जो यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उनके प्रोडक्शन में और उनके रिएक्शंस में इसका काम होता है। एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं। तो वो बायोकैटलिस्ट को वर्किंग करवाना और उनको प्रोड्यूस करवाना, क्योंकि कैटलिस्ट हमारी बॉडी में काम तो करता है। मैंने कैटलिस्ट में भी बात आपको समझाई हुई है कि बॉडी में कहते हैं बहुत सारे लोग कि रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, बस रिएक्शन की स्पीड को कम या ज्यादा करता है। ये बात सरासर गलत है। रिएक्शन में एंजाइम बाकायदा, रिएक्शन कोई भी कैटलिस्ट हो वो बाकायदा हिस्सा लेता है और लेने के बाद ही स्पीड को वो कम या ज्यादा कर सकता है। हाँ, होता बेसिकली ये है कि रिएक्शन खत्म होने के बाद एंजाइम वैसे का वैसे ही हमें मिल जाता है। तो वो जो वैसे का वैसे एंजाइम हमें मिलता है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन है एंजाइम की, वो रिप्रोडक्शन बेसिकली इस विटामिन की वजह से होती है, यानी कि विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता तो एंजाइम की रीजनरेशन में बड़ा मसला आ जाता है और एंजाइम की वर्किंग में भी बड़ा मसला आता है इसकी वजह से। अब इसकी अगर डेफिशिएंसी हो एंजाइम B2 राइबोफ्लेविन की हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या डिजीजेस कॉज हो सकती हैं? लिप्स क्रैक फ्रॉम कॉर्नर ऑफ माउथ। अक्सर हम लोग कहते हैं ना, हमारे जो वो सुना होगा आपने, कॉमनली हम कहते हैं मुंह आ गया हमारा। वो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे ये माउथ का ये जो कॉर्नर होता है ना, बेसिकली ये कट जाता है या ये छिल जाता है, जैसे आप भी कह लें। तो वो जो लिप्स क्रैक होते हैं ना साइड ऑफ माउथ से, वो बेसिकली इसी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। और लोग कहते हैं कि यार वो किसी ऐसे के गिलास में पानी ना पियो जो ऐसा जिसके ये मुंह आया हो तो आपको भी लग जाएगा। ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी से होती है, किसी की बॉडी से, किसी के भी ऐसे ग्लास में या किसी चीज में अगर आपने पानी पी लिया हो, खा लिया हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके मुंह से आपकी बॉडी के अंदर के विटामिन खत्म नहीं होने वाले। तो ये एक मिथ है जिसको आप, मेरे ख्याल से आप क्लियर हो गया हो। उसके अलावा रेडनेस ऑफ आई, आंखें जो आ जाती हैं हमारी, लाल जो आंखें हो जाती हैं, तो वो आंखों का लाल होना भी इस विटामिन की डेफिशिएंसी की निशानी है। उसके लिए भी हम कहते हैं कि जिस शख्स की आंखें आई हुई हों और वो चश्मा लगा के रखता है ताकि उसकी आंखों को कोई ना देख ले, क्योंकि अगर हमने उसकी आंखों को देख लिया तो हमारी आंखें भी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ मिथ्स हैं, ऐसा कतई नहीं होता। क्योंकि किसी ऐसे शख्स की आंख जिसके अंदर मिसाल के तौर पे इस राइबोफ्लेविन विटामिन की कमी हो, उसको आप देखोगे तो क्या आप उसको देखने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा क्या वो विटामिन? इट इज इम्पॉसिबल। तो साइंटिफिक मैनर में इन सारी बातों की कोई अहमियत नहीं है। तो और इसके अलावा एक अनीमिया बीमारी है, ये हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लें। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम अगली विटामिन की टाइप्स देखेंगे, इसको आप नोट कर लें।
विटामिन बी1 और बी2 के बाद हमारे पास जो तीसरा विटामिन है वो विटामिन बी3 है और इसका नाम नायसिन है। ये विटामिन के जो सोर्स है वो यीस्ट, मीट या फिश होती है और इसके हवाले से प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि ये स्टेबल विटामिन होता है टुवर्ड्स हीट, लाइट एंड अल्कली और एसिड, यानी कि ये विटामिन जो है वो इन चीज़ों की, इन फैक्टर्स की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होता, स्टेबल रहता है। बहुत सारे विटामिन जो है वो हीट और लाइट पे या अल्कली या एसिड के रिएक्शन पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं या उनके ऊपर अफेक्ट होता है उसका, लेकिन इस विटामिन के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे खास तौर पर मेंशन किया हुआ है। एमसीक्यू में भी ये बात पूछी गई थी कि किस विटामिन के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, तो वो इसके ऊपर है जो इस पे इफेक्ट नहीं होता है। फंक्शन की बात की जाए तो नायसिन के फंक्शन हेल्प्स इन गुड हेल्थ ऑफ स्किन, डाइजेशन एंड नर्वस सिस्टम। ये हेल्प करता है स्किन, डाइजेशन और नर्वस सिस्टम की गुड हेल्थ में। स्किन हमारी बॉडी की, चाहे वो चेहरे की हो, हाथों की हो, अगर अच्छा अभी इससे पहले विटामिन ए में मैंने पढ़ाया था कि विटामिन ए बड़ा जरूरी होता है हमारी स्किन के लिए, तो वो हमारे फेशियल स्किन के लिए नीडेड होता है विटामिन ए बहुत ज्यादा। विटामिन बी2 जो बी3 जो है नायसिन, ये हमारी ओवरऑल बॉडी स्किन की बात हो रही है, ठीक है ना। विटामिन बी3 जो है वो स्किन के लिए, डाइजेशन प्रोसेसेस के लिए, क्योंकि डाइजेशन का मतलब अक्सर हमें बदहजमी का जो हम शिकार हो जाते हैं, तो वो बेसिकली इसी वजह से कि उसमें हमारी बॉडी का जो विटामिन बी3 नायसिन होता है ये या तो कम हो जाता है या इतनी वर्किंग प्रॉपर्ली कर नहीं पाता, जिसकी वजह से हम अक्सर बदहजमी का जो शिकार होते हैं उसकी वजह से होते हैं। नर्वस सिस्टम में बड़ा अहम किरदार है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो पूरे बॉडी के अक्रॉस मैसेंजर का काम करता है, मैसेजेस को सर्कुलेट करता है, तो वो भी इसी के जरिए होता है। नर्वस सिस्टम की अगर किसी शख्स में डिस्टर्बेंस होती है तो उसमें उसका सबसे पहला जो है विटामिन बी3 नायसिन का टेस्ट किया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कॉमन डिजीज है डायरिया, जो हमें मोशन, उल्टी मोशन जो लग जाते हैं, डायरिया इसकी सबसे कॉमन डिजीज है जो विटामिन बी3 की अलामत होती है कि आपकी बॉडी में विटामिन बी3 की कमी हुई है, तो उसको डायरिया उसकी सबसे पहली अलामत है। उसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस किसे कहते हैं, जो हमारी अंतड़ियों में, मतलब आंतों में हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उनके अंदर जो हमें पेन हो या वही बदहजमी वाली चीज हो, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यानी कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो प्रॉपर्ली काम ना करें। लार्ज इंटेस्टाइन्स की खुसूसन यहाँ पे बात हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन्स या स्मॉल इंटेस्टाइन्स हमारी प्रॉपर्ली काम ना करें तो वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस कहलाते हैं। इसकी जो हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है वो 14 से 19 मिलीग्राम्स पर डे की होती है और निस्बतन बाकी विटामिन बी के मिकदारों में इसकी मिकदार ज़रा ज़्यादा होती है। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा विटामिन बी5। अच्छा, ये विटामिन बी5 की इतनी ज़्यादा डिटेल हमारे कोर्स में नहीं है, ये जस्ट क्योंकि मैं विटामिन बी को डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं कुछ को डिस्कस करूँ कुछ को ना करूँ तो मुझे उससे मज़ा नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने इसका भी डिस्कशन लिख दिया। इसी तरीके से आगे विटामिन बी9 आएगा तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। कुछ ऐसे हैं विटामिन जिनको बी विटामिन जो हमारे कोर्स में डिस्कस इतना ज्यादा डिटेल में नहीं किए गए, बल्कि जिक्र भी इतना खास नहीं किया गया, लेकिन जस्ट मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अगर इसको आप सिर्फ नॉलेज के लिए देखें विटामिन बी5 को तो इट्स ऑल ओके, बाकियों को आपने जरा तफसीलन देखना होगा। तो विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड कहलाता है और ये कहाँ कहाँ हमें मिल जाता है, ये हमें पीनट्स में मिलता है, फिश में मिलता है, चिकन में मिलता है। इसके अलावा और भी सोर्सेज हो सकते हैं, ब्रोकोली में हो सकता है, और भी सब्जियों में ये पाया जाता है विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड। फंक्शंस की अगर बात की जाए तो इसका फंक्शन होता है सिंथेसाइज एंड मेटाबोलाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जो हमारा बेसिक न्यूट्रिशन है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इन्हीं तीनों चीजों की होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की। तो इन तीनों की सिंथेसिस में और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म बेसिकली उनके रिएक्शंस में इसका बड़ा अहम किरदार होता है, क्योंकि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ही हमारी बॉडी में बनते टूटते हैं। यानी कि प्रोटीन भी बनता है हमारी बॉडी में, अमाइनो एसिड्स वगैरह के रिएक्शन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की डिकम्पोजिशन या ग्लाइकोसाइड लिंकेज, इस तरह के मामला भी हमारी बॉडी में होते हैं। फैट्स के हवाले से हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये बता दूं कि फैट्स के हवाले से भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं। इन तमाम केमिकल रिएक्शन को करवाना और साथ ही उनको इन चीजों को बनाना, मतलब एक तो ये चीजें आपकी बॉडी में आ गई, आने के बाद के केमिकल रिएक्शंस, ये आ गया पूरा मेटाबॉलिज्म या मेटाबोलाइज,
ठीक है। एक हो गया सिंथेसाइज एंड मेटाबोलाइज। सिंथेसाइज एंड मेटाबोलाइज क्या चीज है कि पहले आपने इनको बनाया, बनाने के बाद इनके रिएक्शंस करवाए, यानी कि आपकी बॉडी में एक तो हम एक्सटर्नली भी इन चीजों को इनटेक करते हैं तो वो सीधे रिएक्शंस के लिए चला जाता है, एक हमारी बॉडी में भी इन चीजों की प्रोडक्शन होती है, तो उन चीजों की प्रोडक्शन एंड देन फर्दर उसकी रिएक्शंस में इस विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड का बड़ा अहम किरदार रहता है। अब इसके अगर डिजीजेस की बात करें विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड की, तो डिजीजेस में फटीग, स्टमक पेन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और वोमिटिंग। फटीग जो अक्सर हम फील करते हैं, कभी कभार हम बहुत ज्यादा थक जो जाते हैं, एक नॉर्मल थकना होता है, बहुत ज्यादा आपने काम कर लिया हो और आप उसकी वजह से थक गए हो, वो एक नॉर्मल चीज है, वो किसी ऐसी चीज की अलामत नहीं है कि आपकी बॉडी में विटामिन B5 की डेफिशिएंसी है। लेकिन आपने कुछ ना किया हो लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा थकावट महसूस कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड महसूस कर रहे हो, तो दैट इज द इंडिकेशन कि आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई है विटामिन B5 की। उसके अलावा स्टमक पेन, पेट में दर्द होना बिला वजह, मतलब आपने कोई ऐसी चीज कंज्यूम नहीं की है जिससे आपको एलर्जी हो या कोई भी ऐसी चीज, कुछ भी ऐसा अनसर्टेन नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो इंडिकेशन दैट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B इज कॉजिंग इन योर बॉडी। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान में। पोल्यूशन एक तो बहुत ज्यादा है जो रेस्पिरेटरी इश्यूज, अस्थमेटिकल पेशेंट्स क्रिएट कर रहा है बहुत ज्यादा। मतलब हमारे मुल्क में पॉल्यूशन का ये इम्कान है कि हर दूसरे बंदे को अस्थमा हो, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम पाकिस्तानियों का खुसूसी तौर पे अच्छा है, पाकिस्तानियों का नहीं मतलब सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है जिसकी वजह से हमारे पास विटामिन की अच्छी मकदार रहती है हमारी बॉडी में, हमारी डाइट में, जिसकी वजह से हम फाइट कर जाते हैं रेस्पिरेशन के डिजीजेस में। लेकिन पोल्यूशन की जो एक वबा हमारे मुल्क में है, इसकी वजह से ये इतना ज्यादा रेट है पोल्यूशन का कि ये बड़ी आसानी से हर दूसरे बंदे में रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज कर सकती है। तो अगर किसी में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी डिजीजेस किसी बंदे में होती हैं तो उसमें ये विटामिन की डेफिशिएंसी भी देखी जाती है, विटामिन साथ में विटामिन K भी देखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा वॉमिटिंग, बिला वजह उल्टियाँ होना, उल्टियाँ वैसे तो बिला वजह होती नहीं है, फूड पॉइजन या किसी न किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से होते हैं, लेकिन वो जो पर्टिकुलर रीजंस होते हैं वो अल्टीमेटली वो रीजंस क्या कर रहे होते हैं, वो रीजंस आपकी बॉडी के विटामिन B5 को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। याद रहे बार बार, ये विटामिन चूंकि वाटर सोल्यूबल होते हैं तो बड़ी आसानी से आपकी बॉडी से ये निकल सकते हैं, ठीक है ना, इनके चूंकि बॉडी से बड़ी आसानी से ये निकल सकते हैं ना, तो इसलिए ये विटामिन बड़ी आसानी से आपकी बॉडी से निकलकर इस तरह की बीमारियां जो भी इससे रिलेटेड है वो कॉज कर सकते हैं। तो ये पेंटोथेनिक एसिड इतना ज्यादा खैर डिटेल है नहीं, आपके कोर्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये बस आप एक नजर देख लें, इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। मजीद कुछ टाइप्स की बात करते हैं विटामिन B के हवाले से। कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स आपको बता रहा हूँ, जैसे पिछले लेक्चर अभी हमने थोड़ी देर पहले विटामिन B5 देखा था, वैसे यहाँ पर विटामिन B7 भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, देख लीजिएगा। खैर अच्छा, विटामिन B6 ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, इसको ध्यान से देखिएगा। पारिडॉक्सिन इसका एक और नाम भी होता है क्योंकि मॉलिक्यूल होता है पैराडाइन, उससे बन रहा होता है, तो पारिडॉक्सिन इसको विटामिन B6 को कहा जाता है। इसके सोर्सेज क्या है, मिल्क, एग और व्हीट, गंदम जो आटा हम खाते हैं उसमें विटामिन B6 की मकदार मौजूद होती है। इसके अलावा दूध और अंडे में भी होती है। इसके अगर फंक्शंस की बात की जाए तो विटामिन B6 का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि इट इज नीडेड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। हमारी बॉडी में जो फैट्स और प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स जो काम कर रहे होते हैं उनके जो भी रिएक्शंस होते हैं, उनके रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं। उन एंजाइम की वर्किंग के लिए विटामिन B6 पैराडॉक्सिन की जरूरत होती है। तो यानी कि अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स के रिएक्शन के लिए विटामिन B6 की मौजूदगी और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। इसके अगर मजीद बात करें इसकी डेफिशिएंसी की, यानी कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन B6 की कमी हो जाए फिर क्या करेंगे, तो विटामिन B6 की कमी अगर हो जाए तो नर्वसनेस होती है, डेफिशिएंसी में नर्वसनेस हो जाती है और इरिटेशन होती है, स्किन डिसऑर्डर है, उसके अलावा सीजर्स इन चिल्ड्रन। तो नर्वसनेस यानी कि आपने इससे देखा होगा कि नर्वस हो जाता है बंदा किसी भी
क्रिटिकल सिचुएशन में आकर, तो वो बेसिकली B6 विटामिन की कमी की एक अलामत होती है। देखिए, एक नॉर्मल नर्वसनेस होती है जो किसी खास सिनेरियो या किसी खास कंडीशंस की वजह से होती है, एक वो नॉर्मल होती है, और एक ये कि आप मतलब जैसे कह सकते हैं कि बैठे बिठाए या बिला वजह की नर्वसनेस, तो वो इन दो चीज़ों में ज़रा सा फर्क होता है। तो मैं अभी फिलहाल एक ऐसी नर्वसनेस की बात आपसे कर रहा हूँ जो कि कंडीशनल ना हो, ठीक है। उसके अलावा इरिटेशन, किसी चीज़ से इरिटेट हो जाना, परेशान हो जाना, स्किन डिसऑर्डर, स्किन की बीमारियों की एक सबसे बड़ी वजह विटामिन B6 की कमी है। सीजर्स इन चिल्ड्रन, और मुख्तलिफ औकात में ये देखा गया कि अगर किसी बच्चों में खुसूसी तौर पे अगर विटामिन B6 की कमी है, तो विटामिन B6 की कमी की वजह से उनके अंदर दौरे उनको मुख्तलिफ किस्म के पड़ते हैं, अटैक्स आते हैं बेसिकली उनको। तो ये अटैक्स ये दौरे जो होते हैं जिसमें उनकी बॉडी एकदम अटक जाती है और एक सर्टेन फंक्शन को रिपीट कर रही होती है, यानी कि जैसे कांपना लाइक, तो उसे सीजर्स इन चिल्ड्रन, तो बच्चों में अमूमी तौर पे होता है। बड़ों में ऐसा नहीं होता, एडल्ट्स में B6 की कमी की वजह से जो ऊपर आपको बताया इरिटेशन, नर्वसनेस, स्किन डिसऑर्डर ये होते हैं, लेकिन बच्चों में सीजर्स का भी एक फैक्टर आ जाता है। अच्छा, अगर इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें कि डेली एक अडल्ट को, एक नॉर्मल अडल्ट को कितनी इसकी डाइट की जरूरत होगी, तो इट इज रिक्वायर्ड 2.2 मिलीग्राम्स पर डे। तो पर डे 2.2 मिलीग्राम्स अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो यू आर कंज्यूमिंग एफिशिएंट डाइट ऑफ विटामिन B6। और इसके बाद आते हैं विटामिन B7, दैट इज बायोटिन। अच्छा, विटामिन B7 जो होता है बायोटिन, ये हमारे लिए इतना ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं है, कंसिडरेबल नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि हमारे कोर्स में इसको इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ। लेकिन मैं एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ, तो मैं विटामिन B12 तक जो भी विटामिन हैं उनको एक तरतीब में आपको बताना चाह रहा हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, इट इज इम्पोर्टेंट। तो बेटा खैर बायोटिन विटामिन की बात हो रही थी, विटामिन B7। अच्छा, विटामिन B7 हमारे कोर्स में इतना ज्यादा तरतीब में नहीं है जैसे कि बताया, लेकिन एक सीक्वेंस में डिस्कस करते हुए इसकी बड़ी जरूरत है। तो विटामिन B7 पीनट्स, सीरियल, मिल्क और एग योक, अंडे की जर्दी से हमें हासिल हो जाता है। अच्छा, इसके फंक्शंस अगर देखें तो स्ट्रेंथनिंग हेयर्स एंड नील्स, बालों को और नाखूनों को पुख्ता करने के लिए इसकी जरूरत होती है। इसके अलावा प्रोड्यूस ग्लोइंग स्किन, आप गोरे हो सकते हैं इसकी मदद से। इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बहुत सारे जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं एंजाइम्स के रिलेटेड। विटामिन B जितने भी हैं सारे, वो तकरीबन हर कोई ना कोई विटामिन किसी न किसी फंक्शन में इस्तेमाल हो रहा होता है, तो ये भी है। अच्छा, जो हमारे पास हेयर प्रोडक्ट्स वगैरह आती हैं उसके अंदर भी बायोटिन केमिकल का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि बायोटिन जो होता है ना, वो आपने अगर किसी ने देखा हो शैम्पूज में या जो कंडीशनर आते हैं बालों में लगाने के, उन सब में लिखा होता है बायोटिन। तो वो बायोटिन बेसिकली यही होता है विटामिन B7, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है। अगर किसी प्रोडक्ट में, आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बायोटिन की मकदार बहुत ज्यादा है तो उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो डिपेंड करता है बायोटिन के ऊपर। और जितनी ज्यादा मकदार बायोटिन की आपके उस प्रोडक्ट में होगी, उसकी कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होगी। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से बाल और नाखूनों का नुकसान हो जाता है। जो हमारी बड़ी बूढ़ी खवातीन जो है वो चुड़ैलों की जो कहानी सुनाती हैं, उसके अंदर कभी कभार तो बड़े बड़े बाल होते हैं, लेकिन कभी कभार छोटे बाल भी होते हैं, तो उनको बायोटिन की जरूरत होती है। अगर अगली बार किसी ऐसे इनकाउंटर में आप हों तो उनको बायोटिन ऑफर कीजिएगा। इसके अलावा रेड एश अराउंड द बॉडी के अराउंड, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में, जैसे कि कोनी है, आंख है, नाक, इनके पास जो लाली अक्सर आ जाती है, वो लाली की वजह भी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B7 होती है। लाली रैशेस जो पड़ जाते हैं अक्सर, ये सारी चीजें विटामिन B7 की अलामत हैं। इसकी जो पर डे हमारे पास डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो 30 माइक्रोग्राम पर डे है, ये याद रखिएगा, 30 माइक्रोग्राम्स पर डे। विटामिन B7 बायोटिन जो है वो इतना ज्यादा हमारे कोर्स में डिस्कस नहीं है, लेकिन एप्टीट्यूड वगैरह में इसको पूछ लिया जाता है, तो इसको देख लीजिएगा, इसको नोट करें बेटा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास सीरीज में अगला विटामिन B जो है वो B9 फोलेट है। अच्छा, विटामिन B9 फोलेट भी हमारे कोर्स में डिटेल में डिस्कस नहीं है, जस्ट इसका एक हिंट, एक नाम दिया हुआ है फोलेट। फॉलिक एसिड एक दवा होती है अक्सर जो हम खा रहे होते हैं, तो जो फॉलिक एसिड दवा होती है बेसिकली उसके अंदर ये विटामिन B9 ही मौजूद होता है।
अब विटामिन B9 आपको कहाँ से मिलेगा? एग से, मीट से, इन ये सोर्सेज है विटामिन B9 के। फंक्शंस की बात करें तो विटामिन B9 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ RBCs एंड WBCs इन योर बॉडी। RBCs क्या है बेटा? रेड ब्लड सेल्स, और WBCs क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक रेड ब्लड सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन में विटामिन B9 का बड़ा हाथ होता है। उसके अलावा बोन मैरोज जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो बोन मैरो बनते हैं, तो वो बोन मैरो के बनने में भी विटामिन B9 का ही हाथ होता है, क्योंकि जब तक बॉडी में बोन मैरो क्रिएट नहीं होता तो अंटिल देन हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक होती हैं। बोन मैरो के बनने के बाद ही हमारी बोन्स स्ट्रेंथन होती हैं और वो मतलब कह सकते हैं कि एक प्रॉपर हो जाती हैं। उसके अच्छा, बोन मैरो के बनने के साथ ही, क्योंकि बोन मैरो के बनने के बाद इसमें एक और चीज आती है कि विटामिन B9 कार्बोहाइड्रेट्स की डिकम्पोजिशन और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो डिकम्पोजिशन या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उससे अल्टीमेटली आपके पास RNA और DNA प्रोड्यूस होता है। DNA और RNA से आप लोग वाकिफ भी होंगे। खैर, इसकी डेफिशिएंसी जो है वो किस तरह के इश्यूज क्रिएट करती है? बर्थ डिफेक्ट्स इसकी डेफिशिएंसी का एक बड़ा हिस्सा है। खवातीन जो ऐसी कंडीशंस में होती हैं, अगर उनके अंदर विटामिन B9, फोलिक एसिड या फोलेट की कमी होती है तो उनके जो प्रोडक्शन होती है वो बर्थ डिफेक्ट्स में चली जाती है। जो हमारे पास एबनॉर्मल बेबीज जो हमारे पास आते हैं, जो जिनकी बर्थ होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उससे पहले उनकी बॉडी के अंदर जो है वो विटामिन B9 की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही होती है। उसके अलावा ग्रोथ डिफेक्ट, जैसा कि बर्थ डिफेक्ट से रिलेट करता है, ग्रोथ डिफेक्ट अगर आपकी बॉडी में RBCs, WBCs या बोन मैरो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो रही होंगी तो अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ के ऊपर इसका बड़ा एक असर पड़ेगा। उसके अलावा ब्लड प्रॉब्लम्स, ब्लड स्ट्रीम्स प्रॉब्लम, क्योंकि आपका जो ब्लड होता है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है आपके इम्यून सिस्टम में। आपका इम्यून सिस्टम उसी वक्त अच्छा हो सकता है जब आपके बॉडी के अंदर मौजूद तमाम किस्म के ब्लड सेल्स एक्यूरेट क्वांटिटी के ऊपर हो, यानी कि जो एक स्टैंडर्ड है कि इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, उतनी क्वांटिटी मिनिममली उनकी होनी हो हर हाल में, तो आपकी बॉडी एग्जैक्टली ग्रो करती है। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी हमारे पास डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो पर डे 400 माइक्रोग्राम ये रिक्वायरमेंट है हमारी, 400 माइक्रोग्राम पर डे। और अगर हम विटामिन B12 की बात करें इसके बाद, अच्छा B9 भी आपने जस्ट नॉलेज के लिए समझना है, इसकी भी इतनी खास कोई इंपॉर्टेंस आपके कोर्स के हवाले से नहीं है। अच्छा, विटामिन B12 जो है कोबालामाइन, ये आपके पास कोर्स में आपके है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो विटामिन B12 कोबालामाइन कहाँ से हासिल हो सकता है? फिश, मीट और एग वगैरह से विटामिन B12 कोबालामाइन हासिल होता है आपको। इसके अलावा अब इसके फंक्शंस की बात करें अगर विटामिन B12 कोबालामाइन के, तो इसके फंक्शंस में नर्वस सेल का बड़ा अहम है। विटामिन B के जितने भी आपने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े, B1, B2 एंड सो ऑन, उनमें सबसे आखिर में B12 है, और B12 वो विटामिन है जो कि नर्वस सेल के काम में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। विटामिन B12 का टोटल ताल्लुक आपके नर्वस सिस्टम और आपकी नर्वस बॉडी से ही रिलेट करते हुए, तो फंक्शन क्या है इसका? वर्किंग ऑफ नर्वस सेल, नर्वस सेल्स की जो आपके नर्वस सिस्टम है उसकी वर्किंग को एनहेंस करता है, वर्किंग को प्रमोट करता है, और साथ में नर्वस सेल की प्रोडक्शन में भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। साथ में डेवलपमेंट ऑफ RBCs। अच्छा, जैसे कि आपने देखा कि B9 फोलेट जो है वो RBCs के ऊपर काम करता है, वैसे ही B12 भी RBCs के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो दोनों ही तरह के विटामिन जो हैं वो RBCs के ऊपर काम करते हैं, रेड ब्लड सेल। अब अगर देख लेते हैं कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो उस डेफिशिएंसी के नतीजे में हमें कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? सबसे पहले फटीग और टायर्डनेस। देखिए, एक बहुत सिंपल सा फिनोमिना है, अगर विटामिन B12 की कमी हमारी बॉडी में होती है तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में RBCs की कमी हो जाएगी, यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में, मुख्तलिफ सिस्टम्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि दे आर कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं पूरी बॉडी में। अब देखो, अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले एजेंट्स कम हो गए। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले एजेंट्स कम हो गए तो अल्टीमेटली
आपकी बॉडी फटीग और टायर्डनेस की तरफ चली जाएगी। यानी कि आपने कोई काम नहीं किया होगा, कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी आप थके हुए फील कर रहे होंगे, आपकी बॉडी ऑर्गन्स मजीद काम करने पर आमादा नहीं होंगे। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि आपकी बॉडी में आरबीसीज नहीं है, आरबीसीज की वजह से आपको फटीग और टायर्डनेस फील हो रही है। उसके अलावा आरबीसी से रिलेट करते हुए, अच्छा, अब दूसरा जो इसका फंक्शन था वो नर्वस सेल की प्रोडक्शन और वर्किंग था। और अगर B12 विटामिन की कमी होती है तो अल्टीमेटली आपके पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी क्रिएट होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी विटामिन B12 की कमी की वजह से ही पूरे आपकी बॉडी में पैदा होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से मुराद आपका इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हो सकते हैं, जैसे कि कोई इंसान पूरे हद तक भी पागल हो सकता है, जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी के कोई सेंसेटरी ऑर्गन्स या सेंसेशंस भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते क्योंकि नर्वस सेल की वजह से। लाइक अगर मिसाल के तौर पे आपके नर्वस सेल जो है वो आपके जबान से प्रॉपर्ली लिंक नहीं कर पा रहा, उससे मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहा, तो आप टेस्ट को महसूस नहीं कर सकते। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मुख्तलिफ तरह के होते हैं और वो मुख्तलिफ तरह के जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो क्रिएट होते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। इसकी अमाउंट हमें बहुत कम चाहिए होती है। अगर डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 2.4 माइक्रोग्राम पर डे ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 कोबालामाइन की। तो इसी के साथ हमारा विटामिन बी का जो टॉपिक था पूरा वो कंप्लीट होता है। सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितने भी थे वो सब डिस्कस हो चुके हैं। इसको आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए। मजीद कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।